Namaskar students. In previous video we discussed about the formation of Lok Sabha and Rajya Sabha, and now we will discuss about the powers and functions of the Indian Parliament. Even we will also going to discuss about the powers and functions of the Lok Sabha. Here students, I'm taking a two topics in particular one video, so this could be more beneficial for you, so we can able to just complete our syllabus very quickly. So here we start. So first one is the powers and functions of the parliament. The constitution has provided enough powers to the parliament. Of course, we all are aware that constitution has given more and more powers to the parliament. So here parliament plays a multi-functional role. Its powers and functions can be classified under the following heads, and which are they? That are first one is legislative power, second one is power of amendment in the constitution, third one is financial power, fourth one is administrative powers, fifth one is electoral powers, and sixth one is miscellaneous power, or we can say it as other powers. देखो legislative जो power है हमें पता है कि its main work is to make the law. A power of amendment in the constitution, here it means about to amend in the constitution, like editing करना, ठीक है, संशोधन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संशोधन करना, या हम ये कह सकते हैं कि इसे एडिटिंग करना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो किस में आता है? पावर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, एंड द थर्ड वन इज फाइनेंशियल पावर, यानी कि जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड जो पावर है, मनी से रिलेटेड, ठीक है, बजट रिलेटेड, तो वो सब हमारे किस में आते हैं? फाइनेंशियल पावर में. फोर्थ वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, तो इसमें एग्जीक्यूटिव के ऊपर है, ठीक है, पूरा. फिफ्थ वन इज इलेक्टोरल पावर, जो इलेक्शन रिलेटेड है हमारी पावर, ठीक है, पार्लियामेंट की. एंड सिक्स वन इज मिसलेनियस पावर्स, कुछ अदर पावर्स भी हैं पार्लियामेंट के पास, ठीक है, वो हम अभी पढ़ेंगे अच्छे से ब्रीफली. सो फर्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव पावर्स. सो हमें पता है कि जो लेजिस्लेटिव जो पावर होती है उसका मेन वर्क क्या होता है? टू मेक लॉ, ठीक है. अब देखो जो ये लॉ बनाती है ये भी कुछ वो सब्जेक्ट के बेस पे ही बनाती हैं, ठीक है. यूनियन के होते हैं, वो यूनियन से रिलेटेड लॉ उनके होते हैं, ठीक है. जो सब्जेक्ट्स जो इनके अंडर में आए हैं वो यूनियन रिलेटेड होंगे, ठीक है. स्टेट के होंगे तो वो स्टेट रिलेटेड होंगे, ठीक है, उन्हें स्टेट के लिए ही पर्टिकुलर होंगे वो, ठीक है. कॉन्क्रीट है तो कॉन्क्रीट में क्या होता है? दोनों से रिलेटेड होते हैं. तो पहले हम पढ़ेंगे यूनियन लिस्ट, ठीक है. यूनियन लिस्ट में क्या है देखा जाए तो देखो ये यूनियन से रिलेटेड होते हैं इसमें, ठीक है. जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे वो यूनियन के होंगे, ठीक है. तो प्रेजेंट अगर हम देखें तो उसमें अभी 100 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है. बट ओरिजिनली जो थे पहले भी हम थे वो थे 97 सब्जेक्ट्स, ठीक है. अब स्टेट लिस्ट में प्रेजेंट में कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास? 61. बट ओरिजिनली जो पहले थे वो कितने थे? 66 थे. देखो स्टूडेंट्स, जब स्टेट लिस्ट बनती है, ठीक है, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं इसकी बनने की, ठीक है. अब वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है. कंडीशन इन द सेंस की जिसकी मान लो 2 से ज़्यादा अगर स्टेट्स आर्ग्यू करते हैं स्पेशल मतलब सब्जेक्ट के लिए, तो फिर वो किस में आएंगे? स्टेट के लिए. स्टेट वाले आर्ग्यू कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो स्टेट में ही आएंगे उनके, ठीक है. तो इस तरह की स्टेट लिस्ट बनती है. सो कॉन्क्रीट लिस्ट में क्या होता है? प्रेजेंट में 52 है और ओरिजिनली 47 थे. यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स ये क्या हुआ है, जो 52 हैं, ठीक है, इनमें जो स्टेट लिस्ट के पहले कितने थे? 66 थे. तो इन लोगों ने अपने जो 5 जो सब्जेक्ट्स हैं वो किसको दे दिए थे? कॉन्क्रीट लिस्ट में वो शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है. उन सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन आप लोग के सब्जेक्ट में नहीं है तो हम लोग ज़्यादा ब्रीफली यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है. आप लोग बस इतना ही समझ लो, वो सफिशिएंट है आप लोग के लिए, ठीक है. तो प्रेजेंट लिस्ट में कितने प्रेजेंट मतलब सब्जेक्ट कितने हमारे कॉन्क्रीट लिस्ट में? 52, ठीक है. इसमें दोनों मिलके दोनों स्टेट लिस्ट हो यूनियन हो, दोनों मिलके ही इसमें अपना लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, कॉन्क्रीट लिस्ट में. उसके बाद है रेजिडुअल लिस्ट. रेजिडुअल लिस्ट में क्या होता है? जो सब्जेक्ट जो इन तीनों में से किसी का भी पार्ट नहीं होते हैं वो किस में आते हैं? रेजिडुअल लिस्ट में आते हैं, ठीक है. ओके, द नेक्स्ट वन इज पावर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. देखो बच्चों, मैं आपको बता चुकी हूँ जो पावर ऑफ अमेंडमेंट यानी कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकते हैं, वी कैन एडिट इट, ओके. हम उसे चेंज नहीं कर सकते बट हमें उसमें अमेंड कर सकते हैं, ठीक है. और पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है. अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 पार्ट 20 में ये बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, ओके. यानी किस में बताया है? आर्टिकल 368 पार्ट 20. बच्चों देखो, अगर आप ये याद रखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये, ठीक है. सो रिमेंबर इट एंड वी टेक इट फ्रॉम साउथ अफ्रीका. द अमेंडमेंट ऑफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने ये प्रोसेस जो लिया है ये हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से, ओके. A bill for amendment in the constitution can be initiated in either house of parliament but not in any legislative assembly. देखो जो अमेंडमेंट करना है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये दोनों हाउस
इसमें इनिशिएटिव ले सकती है, ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा, दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। दोनों अगर चाहती हैं कि अमेंडमेंट हो तो इनमें से कोई सी भी ले सकते हैं, इसमें कोई सी भी हाउस में पार्टिसिपेट कर सकती है, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, ठीक है। बिल अगर कॉन्स्टिट्यूशन अगर अमेंडमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें दोनों हाउसेस पार्टिसिपेट कर सकती है, बट लेजिस्लेटिव असेंबली कांट पार्टिसिपेट इन इट। अब अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में होगा तो वो 3 वेज में होगा, 3 प्रोसेस में। अब वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज सिंपल मेजोरिटी, सेकंड वन इज बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड द थर्ड वन इज बाय स्पेशल मेजोरिटी बट विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेचर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सिंपल मेजोरिटी है उसका यहाँ पे ये मतलब है, यानी कि अगर ज़्यादा वोट्स आते हैं अमेंडमेंट के लिए, ठीक है, यानी कि 50+1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अगर 100 लोग हैं, ठीक है, उनमें से अगर 50+1 लोग वोट देते हैं अमेंडमेंट के लिए, देन उसे प्रोसेस में लिया जाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी टेकन इनटू द प्रोसेस। सेकेंड वन इज बाय स्पेशल मेजोरिटी, हियर इट मीन्स अबाउट द 2/3 मेजोरिटी। लाइक अगर यहाँ पे ज़्यादा अगर इतने कुछ मेंबर्स प्रेजेंट है, उनमें से भी कुछ मेंबर्स अगर वोट देते हैं इसके फेवर में, तो उनमें से 2/3 मेंबर्स को ही अगर मतलब 2/3 मेंबर्स नेसेसरी हैं कि वो उसमें वोट दे ही दें, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्पेशल मेजोरिटी बट विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेचर्स। देखो इसमें ये तो है कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, लेकिन साथ में इसमें ये भी होगा कि स्टेट लेजिस्लेचर भी इसके साथ में पार्टिसिपेट कर सकती है, लेकिन हाफ स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इनके साथ, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर जो है ये आर्टिकल 2280 में मेंशन किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है? बजट इज प्लेस बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल। बजट पेश किया जाता है। देखो हमें पता है कि हमारे यहाँ पे कितने सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज बजट सेशन, सेकेंड वन इज मानसून सेशन एंड द थर्ड वन इज विंटर सेशन। हम ज़्यादा ब्रीफली नहीं पढ़ेंगे, ओके, क्योंकि ये आपके इतना सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ने वाले हैं, ओके। सो जो फिनेंस मिनिस्टर होते हैं वो क्या करेंगे? बजट पेश करेंगे किसके सामने? लोकसभा के सामने। और लोकसभा के जो स्पीकर हैं अगर इस बजट को अप्रूव करेंगे तो वो किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा साइन के लिए, ठीक है। बट अगर लोकसभा उसे अप्रूव नहीं करेगी तो वापस किसके पास जाएगा? फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाएगा। और फाइनेंस मिनिस्टर उसमें फिर क्या करेंगे? अमेंडमेंट करेंगे, उससे उसके अंदर चेंजेस लाएंगे, एडिटिंग करेंगे उसमें, और फिर वापस उसे भेजेंगे लोकसभा के स्पीकर के पास अप्रूवल के लिए। ओके स्टूडेंट्स, thus we can say that Indian Parliament holds absolute power on the national finance। यानी कि जो हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है वो एक बहुत मतलब उसमें फाइनेंशियल पावर है, उसमें बहुत बड़ा उसमें योगदान होता है पार्लियामेंट के अंदर। गॉट इट स्टूडेंट्स? सो फोर्थ वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। देखो जितने भी पॉलिसीज बनते हैं, एक्ट्स बनते हैं, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एग्जीक्यूटिव होता है। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि पार्लियामेंट जो होती है वो कंट्रोल करती है पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव के ऊपर, चाहे वो किसी क्वेश्चनिंग के थ्रू कर सकती है, क्वेश्चन कर सकते हैं उनके ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर पार्लियामेंट। 0 आवर डिस्कशन हो सकता है, हाफ एन आवर डिस्कशन होता है, 0 आवर, ठीक है, हाफ एन आवर डिस्कशन हो गया, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो गया, तो इनके थ्रू वो क्या करेगी? उस पर कंट्रोल करती है, किसमें? एग्जीक्यूटिव के ऊपर। थर्ड वन इज मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। देखो स्टूडेंट्स, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्लियामेंट पे रिस्पॉन्सिबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट बट नॉट टू मच रिस्पॉन्सिबल, दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, क्योंकि मिनिस्टर्स किसके लिए वर्क कर रहे हैं? लोकसभा के लिए, ठीक है। तो यानी कि जो मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड वी कैन ऑल्सो सी दैट मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू दी पार्लियामेंट टू। सो they can remain in office, it is they, not the, okay, they can remain in office till it has the support and confidence of the majority in the Lok Sabha। हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स जो हैं वो जब तक लोकसभा में रह सकते हैं, जब तक लोकसभा पार्लियामेंट पे रह सकते हैं, जब तक लोकसभा को उन पे कॉन्फिडेंस है। लेकिन जैसे कॉन्फिडेंस हटा, नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू उन्हें उनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो द फिफ्थ वन इज इलेक्टोरल पावर्स। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है? जो पार्लियामेंट होती है वो पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के भी और वाइस प्रेसिडेंट के भी, ठीक है। अब जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करती है उससे हमारे 2 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी पार्टिसिपेट करती हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी पार्टिसिपेट करती हैं। और वो कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है? दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन 17th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि जो इलेक्शन प्रोसेस होगा किसका? प्रेसिडेंट का। आर्टिकल जो 52 है उसमें बता रखा है कि इलेक्शन प्रोसेस होगा किसका? प्रेसिडेंट का, यानी कि वो पूरी तरीके से प्रेसिडेंट के ऊपर है, उसकी इनकी इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, ठीक है।
दिस आर्टिकल सेज दैट द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोक सभा कैन इलेक्ट द प्रेसिडेंट। इस आर्टिकल में ये कहा गया है आर्टिकल 54 में कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा के वो हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। यानी कि देखो यहाँ पे जो बात की गई है वो इलेक्टेड मेंबर्स की गई है, ना कि किसकी, हमारे नॉमिनेटेड पर्सन्स की, ठीक है, जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है उनकी बात यहाँ पे नहीं की गई है, बल्कि इलेक्टेड मेंबर्स की ही बात की गई है। यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स ही, जो लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स है वही प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। और किसके थ्रू करेंगे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू। उसके बाद आता है आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 में क्या होता है, जो दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उन दोनों के पास, दोनों हाउसेस के पास राइट होता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। हियर स्टूडेंट्स, इट इज वाइस प्रेसिडेंट, नॉट द वाइस पार्लियामेंट। ओके, उसके बाद आते हैं, देखो जो लोकसभा होती है, यानी कि लोकसभा किसे इलेक्ट करेंगे, अपने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करेंगे। और जो राज्यसभा होती है किसको इलेक्ट करेगी, अपने डिप्टी चेयरमैन को। और वो इन्हीं दो आर्टिकल्स के थ्रू उन्हें इलेक्ट किया जाएगा, वो भी किसके, सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम। ओके, सो हियर वी गो। 6th वन इज मिसलेनियस पावर, दैट इज अदर पावर्स। अब अदर पावर्स में देखो पहला आता है इम्पीचमेंट मोशन। इम्पीचमेंट मोशन में क्या होता है, किसी को भी उनकी पोजीशन से हटाना, ठीक है। वैसे किसको, क्या, प्रेसिडेंट को ही हटाएंगे। तो प्रेसिडेंट अगर वायलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं, तो दोनों हाउसेस यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर क्या करेंगे, इम्पीचमेंट मोशन को पास करेंगे, किसके अगेंस्ट, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट। ओके, उसके बाद आता है दोनों हाउसेस जो हैं वो जजेस को भी रिमूव कर सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी और हाई कोर्ट के भी, वो भी किसके थ्रू, इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू। इवन दे कैन ऑल्सो रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट एंड सच मोशन शुड बी अप्रूव्ड बाय द लोकसभा। इवन जो हमारे हाउस के जो मेंबर्स हैं वो किसी हटा सकते हैं उनकी पोजीशन से, वाइस प्रेसिडेंट को भी हटा सकते हैं। और वो, लेकिन जब वो हटाएंगे उनकी पोजीशन से, तो वो जो जिस मोशन के थ्रू हटाएंगे, वो जो मोशन, इम्पीचमेंट जो मोशन है, उसे अप्रूव किया जाएगा पहले लोकसभा से, तब जाके ही वाइस प्रेसिडेंट को उनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या है, हमारे डिप्टी चेयरमैन है, किसके, राज्यसभा के। नॉट डिप्टी चेयरमैन, इट्स चेयरमैन, राइट। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स में देखो पहले आती है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी हमारे किस आर्टिकल में डिफाइन, इसको बता रखा है, आर्टिकल 352 में। 352 में ये होता है कि जो नेशनल इमरजेंसी है जब भी लगेगी, इसमें जब भी लगती है, इसमें क्या होता है, पूरे जो हमारी जो कंट्री है उसमें पूरी तरीके से जो पावर है वो एक पार्लियामेंट के पास आ जाती है, यूनियन के पास आ जाती है, ना कि फिर उसमें क्या होता है, स्टेट के पास एक भी पावर नहीं होती है, ठीक है। और ये अभी तक 3 टाइम जो है इसको लगा चुके हैं नेशनल इमरजेंसी को। ये याद रखना बच्चों, 3 टाइम इसको लगा चुके हैं नेशनल इमरजेंसी को, ठीक है। और आर्टिकल 352 में इसके बारे में बता रखा है। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 में इस मतलब इन्हें कभी भी हटाया नहीं जा सकता। इसमें क्या होता है, राइट टू लाइफ, और ये कभी भी नहीं हटाया जा सकते, चाहे इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी हो, लेकिन इसको तब भी नहीं हटाया जा सकता। आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है। और बता दिया मैंने, हाँ, हियर द पावर रिसाइड्स इन पार्लियामेंट ओनली, यानी कि जो पावर होती है वो एक ही जगह आ जाती है, किसके पास, यूनियन के पास, पार्लियामेंट के पास, ठीक है, जो पावर होती है। उसके बाद सेकंड वन इज प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल को हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, ठीक है। और ये आर्टिकल 356 में इसे बता रखा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान लो कि किसी के ऊपर लगाना हो, पाबंदी करनी हो, चाहे वो सिंगल स्टेट के ऊपर लगाना हो इमरजेंसी, चाहे वो 2 स्टेट को, या मोर देन 2 स्टेट के ऊपर भी हम लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं इस इमरजेंसी को, ठीक है। और इसमें 6 मंथ तक का ड्यूरेशन होता है कि इतने मंथ तक, या फिर उसके बाद भी इसे अप्रूव कर सकते हैं। और डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर है उन्होंने इसे लास्ट अथॉरिटी और सोल्यूशन भी कहा था। ये बात हमेशा याद रखना कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसके बारे में कहा था, दैट इट इज द लास्ट अथॉरिटी और सोल्यूशन, दैट इज प्रेसिडेंट रूल, और वी कैन से इट इज स्टेट इमरजेंसी। गॉट इट स्टूडेंट्स। एंड द थर्ड वन इज फाइनेंशियल पावर। बच्चों देखो, तो फाइनेंशियल पावर है ये हमने यूएसए से ली है, ठीक है, यूएसए से ली है। और इसे आर्टिकल 360 में इसके बारे में बता रखा है ब्रीफली। और हम ये कैसे, जिस स्टेट की अगर फाइनेंशियल स्टेटस अगर कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, तो उसमें जो है हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उनकी हेल्प करेगी। यानी कि जिनकी पूरी जो भी पावर है वो सब किसके पास आ जाएगी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। लेकिन अभी तक इसे अब हमारी कंट्री में बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। सो हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। होप आप लोगों को समझ आया हो ये अच्छे से। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द लोकसभा। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 5 पावर्स है हमारी लोकसभा की। फर्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव पावर, सेकंड वन इज फाइनेंशियल पावर, थर्ड वन इज पावर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, फोर्थ वन इज पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड लास्ट वन इज रोल ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। सो हियर वी गो। सो फर्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर मैं आपको बता चुकी हूँ कि वही है। देखो जो पार्लियामेंट में हमने जो पढ़ा था वही सब्जेक्ट
होते हैं, लॉ बनते हैं, इनका मेन पर्पज़ क्या होता है, लॉ बनाना, सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में आ चुके हैं कुछ सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट में आना, कॉन्क्रीट लिस्ट, रेजिस्ट्रियल लिस्ट, ये सब चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो इसमें एक चीज़ और जानने को मिलेगी आपको, जो इसमें द नॉन फाइनेंशियल बिल एंड द बिल ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रपोज इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हमें पता है कि देखो इसमें नॉन फाइनेंशियल बिल यानी कि जो बिल मनी से रिलेटेड नहीं है, नॉन फाइनेंशियल मतलब कि जो बिल मनी से रिलेटेड नहीं होते, और बिल ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करते हैं, जो बिल होते हैं वो वाले, उनको दोनों, इन दोनों को नॉन फाइनेंशियल बिल और बिल ऑफ अमेंडमेंट, इन्हें क्या किया जाता है, दोनों हाउस के सामने पेश किया जाता है, ठीक है। और चाहे वो कोई से भी हाउस पेश कर सकते हैं उन्हें, चाहे वो लोकसभा पेश करे या राज्यसभा पेश करे, पार्लियामेंट पेश करते हैं उन्हें, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इन्हें प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, किसके लिए, सिग्नेचर के लिए, और पहले इसे किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। जो दोनों हाउसेस हैं हमारे वो उन्हें अप्रूव करेंगे और फिर किसके पास भेजेंगे, उसे प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे, किसके लिए, साइन के लिए। एंड द सेकेंड वन इज फाइनेंशियल पावर, सॉरी। सो फाइनेंशियल पावर में क्या होता है, जो पावर देखो इसमें वही सेम है कि पावर रिलेटेड, देखो जो पावर जो भी फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड होती है वो लोकसभा के पास होती है। लोकसभा ही फाइनेंशियल जो स्टेटस जो भी बनाती है बजट, वो लोकसभा ही बनाती है। इसमें राज्यसभा का मेन रोल नहीं होता है। राज्यसभा का कैसे सेकेंडरी रोल हो सकता है, लेकिन मेन जो रोल होता है वो किसका होता है, लोकसभा का ही होता है। यानी कि जो फाइनेंशियल जो बिल होता है वो किसके द्वारा पास किया जाता है, लोकसभा के द्वारा, लोकसभा ही उसे बनाती है। अब यहाँ पे देखो आर्टिकल 109 के अकॉर्डिंग ये कहा गया था, जो मनी बिल है यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल जो बिल होता है वो किसके कौन प्रेजेंट करेगा, उसे लोकसभा प्रेजेंट करेगी, ना कि राज्यसभा, ठीक है। और जब उसे पास किया जाता है लोकसभा के द्वारा, तो लोकसभा क्या करेगी, उस मनी बिल को राज्यसभा को सेंड करेगी। राज्यसभा 14 दिन तक उसको अपने पास रख सकती है, लेकिन 14 दिन से ज़्यादा टाइम वो नहीं ले सकती है। उसके बाद उसे उसको वापस रिटर्न करना पड़ता है। देखो राज्यसभा के पास पावर तो नहीं है इसमें कि वो बिल पेश कर सकते हैं, मनी बिल, लेकिन हाँ वो इसमें अमेंडमेंट वाला जरूर अपने सजेशन दे सकते हैं राज्यसभा कि इसमें तुम ये अमेंड कर सकते हो, वो अपनी एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट के लिए अपनी एडवाइस दे सकते हैं राज्यसभा, लेकिन वो इसमें ये भी ऑप्शन होता है कि लोकसभा चाहे कि ना चाहे, वो उनके ऊपर डिपेंड होता है कि वो उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं उनके अमेंडमेंट को जो उन्होंने एडवाइस दी है, और उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड होता है, किसके ऊपर, लोकसभा के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड। सो द थर्ड वन इज एग्जीक्यूटिव पावर। According to Constitution, the executive, that is Council of Minister, is the responsible towards the Parliament. ठीक है, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो मैं बता चुकी, पार्लियामेंट वाले में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू दी पार्लियामेंट, बट मेनली दे आर रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, ओके। और वो जब तक वर्क करेंगे जब तक कॉन्फिडेंस, लोकसभा का कॉन्फिडेंस है उन पर, और जैसे कॉन्फिडेंस हटा तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत उन्हें उनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है, ओके। एंड द फोर्थ वन इज पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संशोधन करना एज आर्टिकल 368, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि लोकसभा के पास राइट होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सके, इवन राज्यसभा के पास भी राइट है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज रोल ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। देखो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 54, वही सेम आर्टिकल 54 में क्या पढ़ा था हमने कि जो लोकसभा और राज्यसभा है वो किसे इलेक्ट करेंगे, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। इवन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि दो हमारी जो यूनियन टेरिटरी है, पौंडीचेरी एंड दिल्ली, दोनों इनको मिला के क्या करेंगे, लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। इवन जो लोकसभा होती है वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करती हैं। वाइस प्रेसिडेंट पता है हमें कौन था, चेयरमैन है किसका, राज्यसभा का। राज्यसभा तो करेगी, लेकिन साथ में से लोकसभा भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आई थिंक इट विल बेनिफिशियल फॉर यू। और आप लोग प्लीज़ ये जो नोट्स हैं इनके स्क्रीनशॉट लेके, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, तो आप लोग प्लीज़ इन्हें पढ़ें। एंड या सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो and like my video, and please comment on it. And if you find any of the queries, then you can write your queries in the comment box. And yeah, stay at home, stay safe. If you will be safe, our country will be safe. So thank you. And yeah, you know what is today? Today is the National Service Day. That is 21st April now, National Service Day is there. So thank you.